हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में प्रश्न संग्रह 7.2 के आगे के सवाल हल करेंगे। तीसरा और चौथा सवाल, पहला दूसरा सवाल हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 7.2 प्रश्न संग्रह, इसका पहला सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। दूसरा सवाल भी हल किए थे, मगर हमने देखा था दूसरे सवाल का हमने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल किया था, जबकि दूसरे में एक सवाल चौथा भी सवाल है जो कि हम लोग उस वीडियो में नहीं किए थे। हमारा जो है यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ये सवाल हमारा रह गया था, तो अभी हम इस सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। क्या दिया? अल्फा एक बट मतलब यहाँ पे दिया x अल्फा 1/, करनी में y, और जब x 15 हो तो y 9। ठीक है, ये सवाल को हल करना है। तो यानी क्या दिया है? 1/, करनी में y, करनी में y यानी क्या जानते हो? वर्गमूल ना। तो यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे हम सवाल? हमें क्या दिया है? x अल्फा 1/, करनी में y। ठीक है, तो अल्फा हटाओगे तो क्या होगा? x बराबर k/, करनी में y। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? x गुने करनी में y बराबर k। अभी हमको k का मान निकालना है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि x अगर x 15 है और y 9 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में x 15 और y 9 दिया, मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? 15 गुणे, और यहाँ y देखो करनी में दिया है, तो कैसे लिखोगे? करनी में 9 बराबर k। ये हमारा दूसरे का चौथा सवाल हल हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, ये हम लोग पिछले वीडियो में हमारा रह गया था, नहीं कंप्लीट हुआ था ना, तो इस वीडियो में पूरा कर, वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दूसरा तीसरा ही सवाल हल किया था। ये चौथा सवाल। अब यहाँ पे देखो, ये करनी में 9 है ना, करनी यानी वर्गमूल, और 9 का वर्गमूल जानते हो कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 15 गुणे 3 कितना हुआ? 45। तो यानी अचरांक बोला था ना, अचरांक का मान यानी k बराबर कितना हुआ? 45। ये हमारा अचरांक का मान हुआ, और हमको बोला था समीकरण निकालने के लिए, तो ये समीकरण है ना, तभी हमारा क्या हो जाएगा? x करनी में y बराबर 45, ये समीकरण हो गया। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला था? अचरांक का मान निकालो और समीकरण बनाओ। तो ये अचरांक का मान हुआ, ये समीकरण हुआ। ये कौन सा सवाल हमने हल किया? क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा सवाल। अब हम तीसरा और चौथा सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारा क्या दिया है। क्या दिया है? सेबों के ढेर में सभी सेब पेटी से भरे जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेब यानी एप्पल है ना, उसके ढेर हैं, और जितने भी सेब हैं वो सारे सेब को क्या कर रहे हैं? पेटी में भर रहे हैं। एक बॉक्स में पैक करते हैं ना फलों को, देखे होगे। प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रत्येक पेटी में 24 सेब रखे हैं, तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां लगती हैं। ठीक है, मतलब अगर एक बॉक्स में 24 सेब रखा जाए तो टोटल कितने बॉक्स लगेंगे? 27। ठीक है, आगे क्या बोला है कि यदि प्रत्येक पेटी में 36 सेब रखें, अगर हम 36, एक बॉक्स में 36 सेब डालें तो कितने बॉक्स लगेंगे? हमारा ये हमने पहला दूसरा सवाल हल किया था, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट हमको क्वेश्चन पूछा था ना, लेकिन अब तुम्हारा कथन का सवाल है, तो कथन से पहले तुमको क्या करना होगा? समीकरण बनाना होगा, और फिर जो आंसर होगा ना वो लिखना होगा। ठीक है, तभी हमको देखो क्या बोला है। हमें सेब बोला है, सेब की संख्या और पेटी। तो सेब की संख्या आ गया, तो संख्या को चाहिए तो तुम n से दर्शाओ, या सेब है तो एप्पल है तो a से दर्शाओ, मानो कि कुल सेब बराबर a, और पेटी की संख्या, पेटी को इंग्लिश में बॉक्स बोलते हैं, तो यानी पेटी की संख्या बराबर b, क्योंकि तुमको कुछ तो पहले मानना होगा तब ना समीकरण बनाओगे। यहाँ पे कुछ चरांक तो दिया नहीं है, तो हमें कुछ मानना होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे? पहले हम मानेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? माना एप्पल, सेब की संख्या बराबर, सेब को इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं, तो हम चाहे तो ए लिख सकते हैं उसको। ठीक है, सेब की संख्या, और तथा पेटी की संख्या बराबर बी क्यों लिखे? पेटी को बॉक्स बोलते हैं ना, इसके लिए बी से। अभी हमें क्या बोला है? प्रतिलोम विचरण है ना, तो ए
प्रतिलोम, तो प्रतिलोम में चिन्ह तो अल्फा लगेगा, बटे 1/b, ये हमारा चिन्ह के साथ। अब हमें समीकरण बनाना है, तो अल्फ़ा हटाना है, अल्फ़ा हटाए तो क्या बराबर, a बराबर k/b, ये हो जाएगा। तो हम क्या किए, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 हल हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, माना सेब की संख्या बराबर a, पेटी की संख्या बराबर b। तुम इसके a और b की जगह पे कोई और छलांग भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो लोगे ना उसी को ही फिर समीकरण में वही लिखना। फिर यहाँ पे चिन्ह बनाए a अल्फ़ा 1/b, क्योंकि इनमें प्रतिलोम विचरण है, इसके लिए a अल्फ़ा 1/b। तो a बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा का चिन्ह, अल्फ़ा हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं और k लिखते हैं, a बराबर k/b हो गया। मतलब a गुणे b बराबर k, ये हो गया हमारा समीकरण। अब हम मान रखेंगे। अब हमें क्या बोला है, पहले हमें कुछ एक कथन में a और b का कुछ मान दिया है। हमें क्या बोला है कि अगर a 24 है, अगर एक पेटी में 24 सेब रखते हैं तो 27 पेटियां लगती हैं, ठीक है। तो हमको उसके आधार पे आगे हल करना है। तो अभी क्या लिखेंगे, a बराबर 24 तो b बराबर 27, तो हमको k का मान मिल जाएगा, और जब k का मान मिल जाएगा तो आगे का हल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखना। अब नीचे क्या लिखोगे, यदि a बराबर 24, क्योंकि हमको बोला ना कि अगर एक 24 हम एप्पल रखते हैं तो हमको b कितना मिलता है, 27, तो b बराबर 27, ठीक है। 24 सेब डालते हैं एक पेटी में तो हमको 27 पेटियां लगती हैं, ऐसा कथन दिया ना पहला कथन के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी बराबर k हमारा समीकरण है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, 24 गुणे 27 बराबर k, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 24 गुणे 27, 6 7 4 28, यहाँ पे चाहिए तो गुणा कर लो, 24 गुणे 27 गुणा कर लो, और नहीं तो भी आंसर कितना आता हमारा 648, k बराबर 648, गुणा कर लो ना, यहाँ पे रफ कार्य कर लो, गुणा कर लो, 7 4 28 हुआ, यहाँ पे 2 80 लगा तो 7 गुणे 2 14 और 2 16, फिर यहाँ पे इसको 2 से गुणा किए, 2 गुणे 4 8, 2 गुणे 2 4, तो ये 8 8 + 6 14, यहाँ पे 81 तो 6, देखो 648, k का मान 648। तो ये हमारा k एक अचरांक हुआ। अब अचरांक से हमको समीकरण मिलता है ना, तो अब हमारा समीकरण क्या हो गया, तो अब हमारा समीकरण क्या हुआ, देखो हम दूसरे क्वेश्चन में समीकरण बनाए थे ना इसी से, अचरांक से। क्या बना था समीकरण हमारा, ये है ना a इंटू बी बराबर k, मतलब a इंटू बी बराबर 648, ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक है। अब आगे देखो, आगे अभी हमें कथन में कुछ और भी पूछा ना ज्ञात करने के लिए, क्या पूछा है, देखो हमने क्या किया, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि कुछ सेब हैं और कुछ पेटियां हैं। तो उसमें बोला कि अगर एक पेटी में हम 24 सेब रखते हैं तो 27 पेटियां लगती हैं। तो पहले तो हमारा हमने क्या माना, सेब की संख्या को माने a, पेटी की संख्या को माने b, a एप्पल के लिए a लिखे, बॉक्स और पेटी को बॉक्स बोलते हैं तो बॉक्स के लिए b लिखे। तुम चाहो तो x y भी ले सकते हो, कोई और छलांग भी ले सकते हो, लेकिन फिर वही लेके लिखना, लेकिन लिखना पड़ेगा, क्या ले रहे हो पहले बताना पड़ेगा। और फिर उसके बाद तुमने क्या लिखा, हमने a अल्फ़ा 1/b, फिर वो समीकरण बना हमारा, फिर अब a का मान लिखे, ठीक है। अब ये मिल गया। अब हमको देखो लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोला है कि अगर हमने क्या किया कि 36 सेब एक पेटी में, अगर हम 36 सेब रखते हैं तो कितनी पेटियां लगती हैं। तो अभी हमारे ये समीकरण मिल गया, तो अभी हम क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे, और ये 648 हमको मिला है, पक्षांतर करेंगे हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके नीचे लिखना, अब इसके नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे a इंटू बी हमको मिला है 648, समीकरण मिला था ना, उसी के नीचे ही लिखना ये, हाँ। तो अब क्या बोला है, a बराबर 36
क्वेश्चन में पूछा है ना, यदि a बराबर 36 तो b बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण में रखोगे ना, इसमें रखोगे तो क्या होगा, 36 गुणे b बराबर 648। पक्षांतर करोगे, गुणा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहो तो 2 से कट करना चाहो तो कट करो, या फिर तुम लोग जो है इसको डायरेक्ट भी कट करना चाहो तो करो। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भाग दे के कर लो, जैसे जो तुम्हें जिस तरीके से आसान लगे, लेकिन कैलकुलेशन बराबर से करना, मिस्टेक ना हो। अभी देखो 36 गुणे 2 72 होता है, यहाँ पे 64 है, इसके लिए हम 1 ही लेंगे तो क्या हो जाएगा 36, है ना, भाग कर रहे हैं ना, तो क्योंकि 36 गुणे 2 72 है, तो ये तो 64 से बड़ा हो गया, तो इसके लिए 1 लिए। अब देखो 4 और 2, इधर कितना बचा 8, और 5 में से 3 घटा 2, 288। ठीक है, ये लिया हमने। अब ये लिया तो अभी हमारा आगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 8 ज़ा 48, 4 8 ज़ा 24 प्लस 288, तो देखो कितना मिला 18। तो b का मान कितना मिला 18। तो तुम चाहो तो ऐसे भाग करके रफ कार्य कर लो, चाहो तो तुम लोग ऐसे 2 से भी कट करते हैं ना हम लोग, या इधर ही कैलकुलेशन करके इसी में ही तुम लोग चाहो तो ऐसे इसी में ही कैलकुलेशन करके ऐसे भी कर सकते हो। देखो 36 से यहाँ पे 2 से किए तो 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 18, ठीक है, सॉरी 2 गुणे 8 16, फिर यहाँ पे 2 गुणे 3 6 होता है, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 4, फिर यहाँ पे फिर आ जाएगा 2 गुणे 9, और फिर यहाँ पे 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 6 100, फिर 9 से किए तो 9 गुणे 1, ठीक है, 9 गुणे 1 9, तो कितना बचा यहाँ पर 7, तो 72 बचा। तो देखो 9 8 ज़ा 72 18। देखो ऐसे कैलकुलेट करके ऐसे भी कर सकते हो, और चाहिए तो ऐसे भाग दे के भी कर सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हारा सही होना चाहिए। दोनों नहीं करना, नोटबुक में दोनों नहीं करना, कोई एक करना, या तो भाग करके दिखाना या कट करके दिखाना। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन सही होना चाहिए, मिस्टेक ना हो, ध्यान से। ये हो गया हमारा कौन सा सवाल हल हुआ, तीसरा सवाल। ठीक है, तो कथन का सवाल है, तो यानी हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो अभी हम कैसे लिखेंगे कथन में, तो हमें बताना होगा, हमें कथन में लिखना होगा कि यदि सेब की संख्या 36 हो तो 18 पेटियाँ लगेंगी। अगर हम एक बॉक्स में 36 सेब डाल रहे तो हमको कितनी पेटियाँ लगेंगी, 18 पेटियाँ। तो हमें कथन में लिखना, लास्ट का लाइन लिखा है ना, जो लास्ट का लाइन क्वेश्चन का, उसी में से देखना। तो वहाँ पे लिखना, यदि सेबों की संख्या 36 हो तो 18 पेटियाँ लगेंगी। नीचे कथन लिखना, कथन का सवाल है तो कथन में आंसर होना चाहिए। चलो अब हम चौथा सवाल देखते हैं। तो हमारा चौथा सवाल क्या है, देखो ये हमारा चौथा सवाल क्या बोला है, नीचे दिए गए कथन के विचरण का चिन्ह का उपयोग करके लिखिए। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ चिन्ह लगाना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो हमको बोला ना क्वेश्चन में, नीचे दिए गए कथन के विचरण का चिन्ह का उपयोग करके लिखिए, सिर्फ चिन्ह लगा के लिखना है कथन को, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, और कुछ भी आगे के का अचरांक कुछ नहीं निकालना है, तो सिर्फ चिन्ह लगाना है। तो पहला क्या बोला है, ध्यान से देखो, ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई L और बारंबारता F, ध्वनि जानते हो, साउंड, साउंड जो होता है ना उसका वेवलेंथ होता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो तरंग दैर्घ्य बोला है ना, ये वेवलेंथ होता है, इसके लिए L से दर्शाया, उसकी लंबाई हो गई ना, लंबाई यानी लेंथ हो गया, तो ये हो गया। अब बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, उसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसके लिए यहाँ पे देखो F बताया है, ठीक है, और यहाँ पे तरंग दैर्घ्य की लंबाई लेंथ, इसके लिए L बताया है। क्या बोला है कि ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई L और बारंबारता F में प्रतिलोम विचरण है। ठीक है, लिखना सिर्फ चिन्ह लगा के, लेकिन इसको लिखने का तरीका है, तो तुम्हें पहले लिखना होगा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य की लंबाई, पहले लिखना होगा ध्वनि की,
मतलब यहाँ पे अच्छे से लिखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? 4th क्वेश्चन। तो लिखोगे ध्वनि की तरंग दैर्घ्य की लंबाई बराबर L, ठीक है, तथा बारंबारता बराबर F। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी होती है ना, F। अब लिखोगे, चिन्ह का रूप डालना है ना, तो अब लिखोगे इसलिए प्रतिलोम विचरण बोला है, मतलब L अल्फा 1/F। बस केवल चिन्ह लगा के बोला है तो हो गया हमारा आंसर। लेकिन हम डायरेक्ट ये लिखेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलेगा ना, इसके लिए हमको पहले लिखना होगा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य। ये तुमको क्वेश्चन में दिया है तो वही सेम लाइन लिख लेना। पहली लाइन में पहला कथन, दूसरी लाइन में उसके आगे का बारंबारता बराबर F। तो लिखना ध्वनि की तरंग दैर्घ्य की लंबाई बराबर L तथा बारंबारता बराबर F, इसलिए L अल्फा 1/F। हो गया आंसर। ठीक है ना? आसान, बहुत आसान है। क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, ध्यान से देखोगे, कथन पढ़ोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? देखो दूसरा, दिए के प्रकाश की तीव्रता। दिया जानते हो ना तुम लोग, जो दिया जलाते हो तो उसकी प्रकाश की जो तीव्रता, कभी कभी देखो तेज लौ जलती है, कभी धीमे लौ जलती है, तो उसको तीव्रता बोलते हैं, आई है। और दिए तथा पर्दे के बीच की दूरी d के वर्ग में प्रतिलोम विचरण, ठीक है, होता है। तो जब हम दिया जलाते तो उसकी जो लौ है, उसका इमेज है, जैसे हम दिया कहीं भी रखते तो तुमने देखा दीवार पे उसकी एक ये बनता है, पर्दे पे उसकी परछाई बनती है, इमेज, उसको इमेज बोलते हैं। ठीक है, वो दिया है। और क्या बोला? दिया और पर्दे की बीच की दूरी, मतलब जैसे एक इस तरफ दिया है, सामने पर्दा है, तो वो दोनों की जो बीच की दूरी है, दूरी यानी डिस्टेंस, इसके लिए d लिखा है। ठीक है, लेकिन क्या बोला है? d के वर्ग, कथन पे ध्यान दे रहे हो, d के वर्ग में, वर्ग यानी स्क्वायर, तो पहले हमें लिखना होगा। ठीक है, पहले तो हमें लिखना होगा दिए के प्रकाश की तीव्रता बराबर, क्या लिखेंगे हम? दिए के, यहाँ पे दिया इस तरह से लिखा ना, देखो यहाँ पे दिया कैसे लिखा है, दिए की तीव्रता, दिए की तीव्रता बराबर क्या बोला? आई। ठीक है, और क्या बोला है? दिया और पर्दा के, क्वेश्चन में सब कथन लिखा हुआ है ना, बीच की दूरी, क्या बोला है? d बराबर d। यहाँ पे सिर्फ d लिखोगे, यहाँ वर्ग नहीं लगाना। ठीक है, क्या बोला है? दिए की तीव्रता बराबर I, दिया और पर्दा के बीच की दूरी बराबर d। ये हमको प्रश्न में दिया है। अब हमें क्या बोला है कि जो I है वो d के वर्ग का प्रतिलोम विचरण है। तो अब हम कथन में वर्ग लगाएंगे, तो यहाँ लिखोगे इसलिए I अल्फा 1/d²। ठीक है, यहाँ पे d का वर्ग लगाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ सिर्फ दूरी जो है वो d है, लेकिन प्रतिलोम विचरण किसके बीच में है? इसके बीच में। तब यहाँ कथन में जब चिन्ह लगाना तो इस तरह से लिखना, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम ऐसे सवाल को हल करेंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल हल। तो हमने 7.2 का तीसरा और चौथा सवाल अभी हम कंप्लीट किए हैं। और हमें पता है कि हमें जो कोरोना महामारी की वजह से हमारे कुछ क्वेश्चंस कट किए थे ना, तो हमारा जो चौथा और पाँचवा छठवां सवाल है तो हमारा कट है, हमको दिया गया था, बताया गया था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में। तो ये 5वां सवाल और 6वां सवाल हमारा कट है, इसके लिए उसको हल नहीं करना है। तो अपने नोटबुक में पहले तुम लोग जो है वहाँ पे प्रतिलोम विचरण का जो परिभाषा बताई थी पहले वीडियो में वो कंप्लीट करोगे, और उसके बाद 7.2 के पहला, दूसरा, तीसरा
चौथा 4 सवाल कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो इस तरह से अपनी नोटबुक कंप्लीट करना। थैंक यू।